कल मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी थी कि जीनर डायोड जो होते हैं वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करना होता है, वोल्टेज रेगुलेट करना है, वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। ये मैंने आपको कल बताया था, जैसे एसी से एसी और इनपुट सप्लाई के बीच में वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं। ठीक है, फ्रिज के साथ वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है ताकि हमारा सिस्टम क्या हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उससे बचाना है। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल डायोड से इसका क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल डायोड से इसका डिफरेंस होता है कि हम लोग इसको क्या रखते हैं, हैवी डोपिंग रखते हैं। इसको हम लोग क्या रखते हैं, हैवी डोपिंग रखेंगे। ठीक है, तो हैवी डोपिंग करने से होगा क्या, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पीएन जंक्शन है, हमारे पास एक पी टाइप लेयर है। एक हमारे पास पी है, एक एन है। ठीक है, पी की तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो गेन करता है, और इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, डिप्लीशन। ये हमारी क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर। और इधर पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, ऐसे चलेगी। ये इतना चीज हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हैवी डोपिंग करनी है। ठीक है, हैवी डोपिंग करने से क्या होगा, हैवी डोपिंग करने से जितनी डोपिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा, इस डिप्लीशन लेयर के पास उतने नंबर ऑफ जो डोनर एटम्स हैं, जो एक्सेप्टर एटम्स है, उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, जितनी डोपिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा, इस लाइन को आप लिख सकते हो, जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतना हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो डोनर एटम्स हैं या फिर एक्सेप्टर एटम्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मान लो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करती हूँ, नॉर्मल डायोड में यहाँ पे, ठीक है, डिप्लीशन लेयर के जंक्शन के पास मान लो सिर्फ कुछ 6 चार्जेस प्रेजेंट थे। ठीक है, 6 डोनर एटम या सेप्टर एटम्स की वजह से क्या आया, चार्ज आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो सिर्फ 6 यूनिट बनी आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी सिर्फ 6 यूनिट बनी, जैसे मैंने बनाया है इस डायग्राम में। अब अगर मैं हैवी डोपिंग कर देती हूँ, हैवी डोपिंग करने से डोनर एटम और ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से ज्यादा, मान लो यहाँ पे 10 बन जाएंगे चार्जेस, यहाँ पे 10 चार्जेस बन जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 10 चार्जेस बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें हैवी डोपिंग कर रहे हैं। तो हैवी डोपिंग करने से क्या होता है, हैवी डोपिंग करने से डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनती है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है। ठीक है, अब आपको एक तो चीज पता चल गई कि हैवी डोपिंग करने से जो नंबर ऑफ डोनर एटम है या फिर एक्सेप्टर एटम है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होंगे। इनके इंक्रीज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंक्रीज, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ेगी, तो स्ट्रेंथ बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने जस्ट अभी, मैंने कोई बैटरी कनेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब मैंने अभी तक कोई बाइसिंग नहीं की है, मैंने अनबायस्ड पे आपको समझाया है कि क्या होता है, कि हैवी डोपिंग करने से क्या होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने, मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि नॉर्मल डायोड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं थी ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग दो तरह की बाइसिंग कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग है, एक हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं थी, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा सिस्टम डैमेज हो ही नहीं रहा था। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो जीनर डायोड है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो जीनर डायोड है वो सेम किसकी तरह एक्ट करेगा,
एक्ट एज नॉर्मल डायोड, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं थी। जैसे आपका ग्राफ नॉर्मल डायोड का बनता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है, वैसा ही ग्राफ आपका किसका बन जाएगा, जीनर डायोड का बन जाएगा। तो उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। दिक्कत आ रही थी हमें रिवर्स बाइसिंग में, तो जो जीनर डायोड की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो कहाँ पे इसका ग्राफ है, वो रिवर्स बाइसिंग में चेंज होने वाला है। वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग में चेंज होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा, अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करती हूँ, नॉर्मल डायोड के केस में जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। नॉर्मल डायोड के केस में जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग का है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ है, और ये हमने बनाया था रिवर्स बाइसिंग का। यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन हो रहा था, और इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये वोल्टेज और मोस्टली 8 वोल्ट पे जाके होती है, ठीक है, इस चीज को लिख लो, ये मैंने पहले नहीं बताई है। जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है नॉर्मल डायोड्स के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 8 वोल्ट होती है। 8 वोल्ट से अगर जाएंगे आप ऊपर, तो आपका सिस्टम को डैमेज होने का खतरा है। तो अब हमें एक चीज पता चल गया कि 8 वोल्ट तक आपको सिस्टम को पहुंचने नहीं देना, ठीक है। हमारी दिक्कत यही है ना कि 8 वोल्ट पे जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, 8 वोल्ट पे आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो मेरे को ऐसा डिवाइस बनाना था जो 8 वोल्ट पे पहुंचने ही ना दे, ठीक है, 8 वोल्ट पे पहुंचने ही ना दे। अब उससे भी पहले कोई कुछ बोल रहा है। यस मैम। हाँ जी। जी मैम, जो हम जीनर डायोड की जब डॉपिंग कर देते हैं तो उसके डिप्लीशन लेयर में कोई इफेक्ट पड़ता है? अभी वो वही समझा रही हूँ, अभी मैं अभी उसी पे आना है मेरे को। डिप्लीशन लेयर में फर्क ये पड़ता है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। चार्जेस जितने ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। मैंने वही बताया ना आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 6 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 10 हो गई। नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी है यहाँ पे, हैवी डोपिंग करने से। अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इतना तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि 8 वोल्ट पे हमें सिस्टम नहीं पहुंचने देना। मुझे सिस्टम को 8 वोल्ट से पहले वार्निंग देनी है, रोकना है कि आप ब्रेक डाउन पे ना जाओ, ठीक है, कट करना है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, कट करना है। अब इसकी एग्जाम्पल भी देखो आप, ये कट कैसे करते हैं। जैसे कल एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि हम लोग मोस्टली आजकल घरों में ना वो लगाते हैं, एक स्विच सी लगी होती है। जब भी बाहर से ना ज्यादा वोल्टेज आती है, ठीक है, जब कई बार डाउन डिम होती है हमारी लाइट, तो वो क्या कर देता है, ऑटो कट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल मेन स्विच पे हमने क्या लगाया होता है, ऑटो कट लगाया होता है, कि अगर बाहर से ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है, ज्यादा आ रही है, जब पीछे से डिम लाइट आ रही है, तो वो क्या कर देता है, पूरे घर की लाइट को ऑफ कर देता है, ठीक है। ये चीज आप करते हो एक्सपीरियंस की नहीं करते। यस मैम, ऑटो कट। यस, ऑटो कट लगाया होता है ना, आपने इसलिए लगाया होता है कि आपके पूरे घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो खराब ना हो जाएं, इसलिए ऑटो कट लगाया होता है। तो वही चीज है, आपने वार्निंग दे दी कि इससे हमने सेट किया होता है कि हाँ, आपके घर का लोड कितना है, वो सब कुछ ना, उसको देख के ऑटो कट लगता है। तो अगर उससे वोल्टेज ज्यादा आई, तो वो क्या कर देगा, कट कर देगा, पूरे घर की लाइट बंद कर देगा, ठीक है, ताकि वो आपका सिस्टम सारे बच जाए। तो उसने क्या किया, एक तरह की वो एक देखा कि हाँ, इससे ऊपर आ रही है आपकी वोल्टेज, तो उससे ऊपर आएगा तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, तो उससे बचाया, पहले ही बंद कर दिया। सेम चीज जीनर ने करनी है, जीनर डायोड ही लगे होते हैं ऑटो कट में। उसने क्या करना है, 8 वोल्ट तक सिस्टम को पहुंचने ही नहीं देना, पहले ही कट लगाएगा, ठीक है, पहले ही क्या करेगा, कट लगाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डायोड्स में जो ब्रेक डाउन है वो किस वजह से होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल डायोड्स में जो ब्रेक डाउन है वो किस वजह से होता है। एक तरफ मैं लिखती हूँ नॉर्मल डायोड, एक तरफ मैं
नॉर्मल डायोड लिखती हूँ, एक तरफ मैं लिखती हूँ जीनर डायोड। ठीक है, नॉर्मल डायोड की अगर मैं बात करती हूँ, नॉर्मल डायोड में ये है आपके पास, इसे बना हुआ है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये आपका पी है, ये एन है, यहाँ पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव ऐसे चार्जेस बने हुए हैं। कि अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बाइसिंग देखनी नहीं है मेरे को, रिवर्स बाइसिंग देखनी है। तो पी को नेगेटिव से और पॉजिटिव को एन से हमने क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये मैंने कर दी है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है रिवर्स बाइसिंग में, अब सबको पता है कि जो मेजोरिटी है वो तो मूव नहीं करती है। ठीक है, ये तो हम लोग जब हमने बाइसिंग की थी, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग, उस टाइम पे देखा था ना कि फॉर रिवर्स बाइसिंग में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो मूव ही नहीं करते हैं। तो अगर मेजोरिटी मूव नहीं कर रही है, कौन से चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, अब पी में क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे के, पी में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और एन में क्या होता है, कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, एन में कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाने से जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको क्या मिल रही है, एनर्जी बढ़ रही है उनकी। इंक्रीज होने से, एनर्जी इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी आएंगी कि ये किसी के साथ भी जब टकराते हैं ना, तो टकराने से क्या होगा, ये ये जब भी किसी के साथ टकराएंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और होल निकाल दे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो पीछे होल और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। तो यहाँ पे कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को, कि जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाने से, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है, आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी बढ़ाई उसकी, एनर्जी बढ़ाने से क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलिजन्स होंगी। कोलिजन से क्या होगा, वो मान लो किसी भी एटम के साथ टकराया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा जब उसके पास इनफ एनर्जी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर आ गए, इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस आ गए। तो यहाँ पे कोलिजन की वजह से क्या होते हैं, फ्री चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, कोलिजन्स की वजह से क्या होते हैं, फ्री चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज की वजह से हुआ। ठीक है, ये सारा कुछ रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे और एनर्जी बढ़ाते जाओ और कोलिजन होते जाएंगे, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, वो सारे के सारे कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत सारे फ्री चार्जेस निकलेंगे। तो इस वजह से हमारे पास एक्सेस ऑफ चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे पास क्या होगा, जिस वजह से हमारे पास ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जिस वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे ना लाइक एक तूफान सा आ जाता है फ्री चार्जेस का, जब बहुत सारे चार्जेस, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, लाइक उसको ना मैं नाम दे देती हूँ, एवालांच आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से, बहुत सारे फ्री चार्जेस की वजह से एकदम से सिस्टम में करंट आएगा। तो इसकी वजह से को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन, बट इसको मैंने एवालांच ब्रेक डाउन नाम दे दिया। नॉर्मल डायोड्स में क्या होता है, एवालांच ब्रेक डाउन होती है, और अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट पे होती है वो किसकी वजह से होती है, वोल्टेज बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी वो ज्यादा एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उतने हमारे पास फ्री चार्जेस क्रिएट होंगे, कोलिजन की वजह से फ्री चार्जेस, आयनाइजेशन होगी। बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो कोलिजन की वजह से क्या होगी, आयनाइजेशन होने वाली है यहाँ पे।
ठीक है। आयनाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे फ्री चार्जेस निकलेंगे, और यही फ्री चार्जेस बहुत सारे होने की वजह से लाइक एक एवालांच आ गया, ठीक है। तो उसको हमने नाम ही दे दिया कि एवालांच ब्रेकडाउन है ये, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट पे होती है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट पे होती है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है कि ये एवालांच ब्रेकडाउन क्यों होता है? किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो? एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम आपने जो ये डायग्राम बनाया है, आपने जैसे बोला माइनॉरिटी, तो जैसे होल्स तो पी वाले उसमें होते हैं ना क्रिएट। ई वाले में नेगेटिव चार्ज बनाया है मैंने माइनॉरिटी में। होल्स तो ये रहे, वो तो है ही है मेजोरिटी में। जो मैंने रेड से बनाया है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनाए हैं, क्योंकि मेजोरिटी का तो रोल ही नहीं है, वो तो मूव ही नहीं करेंगे। मूवमेंट ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की होगी। ई में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी में, एन में होल्स होते हैं, क्योंकि उनको फील्ड सपोर्ट करती है। मेजोरिटी को तो फील्ड सपोर्ट ही नहीं करती है मूव करने के लिए। अच्छा, अब देखो, अगर आपको ये पॉइंट सबको क्लियर है, अब मैं बात करती हूँ जीनर डायोड में क्या होता है। हैवी डोपिंग करने से क्या होगा? हैवी डोपिंग करने से क्या होगा? डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोपिंग ज्यादा है। तो डोपिंग, हैवी डोपिंग की वजह से यहाँ पे बहुत सारा चार्जेस आ जाते हैं। एक एन वाली साइड और पी वाली साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बहुत सारा चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। और हमने इसको किया हुआ है रिवर्स बाइसिंग, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट किया है। नेगेटिव कनेक्ट किया है पी के साथ और पॉजिटिव कनेक्ट किया है एन के साथ। और यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, ऐसे चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे, पी में क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव होते हैं, और एन में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एन में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे, अभी मैम एक यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो, है। हाँ जी। हाँ हम जो बना रहे हैं ना ये आइंस, हम्म। नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, ऐसा क्यों बनाते हैं? नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव। क्योंकि हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि पी में होल्स प्रेजेंट है, तो होल्स जस्ट अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो मैं पॉजिटिव बना दूं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, मैं ऐसे बना रही हूँ नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को क्या किया है, न्यूट्रलाइज किया है। न्यूट्रलाइज करके पूरा एटम बना है, क्योंकि हर एक एटम हमारा, चाहे वो पी टाइप है एन टाइप है, न्यूट्रल पड़ा होता है, ठीक है। बट जो ये पॉजिटिव साइन है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये लेने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। लिया नहीं है अभी, तभी हमारा एटम न्यूट्रल है, बट जब ये ले लेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हट जाएगा, जैसे इस डिप्लीशन लेयर में आया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इधर इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक बात और मैम, जो आपने यहाँ पे बनाए हैं आइंस और नेगेटिव के हम्म। ऊपर पॉजिटिव, ये अपने सिर्फ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही दिखाए हैं ना इसमें? मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों ही दिखाए हैं। तो पी में तो फिर अच्छा, पी कैसे में आएगा? मिनॉरिटी क्या होगी मैम? ई में, एक बार, मिनॉरिटी कौन सी होगी? नेगेटिव चार्जेस होंगे ना? यस, नेगेटिव ही बनाया मैंने। एक बात और मैम, आप बोल रहे हो कि एटम न्यूट्रल होगा, तो एटम तो नहीं जाएगा ना डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके या डिप्लीशन लेयर के पास? हम बनाएंगे इधर से जो एन में जो एक्सेस ऑफ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसलिए पूछ रही हूँ मैम, क्योंकि जब मेरे टीचर ने मुझे करवाया था ये, तो उन्होंने मतलब नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव ऐसे करके कुछ नहीं करवाया था, तो उन्होंने सिंपल पॉजिटिव लिखा था और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को नेगेटिव नेगेटिव शो कर दिया था पी में ही। और
नेगेटिव में उन्होंने मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव एंड मिनोरिटी को पॉजिटिव कर दिया था, लेकिन आप वो वो ऊपर तो चार्जेस बना रहे हो हम्म। ना, वो समझ में नहीं आया मेरे को मैं आपको क्यों मैं बना आपको रहे वही हो। तो बता रही हूँ। मैंने आपको सबसे पहले जिस दिन पीएन जंक्शन का लेक्चर लगाया था आपने, लगाया था मैम, उस दिन भी मेरे माइंड में आया था, लेकिन मैंने फिर मैं चेक आपको किया। वही तो बता रही हूँ कि मैंने उस दिन आपको दो तरह की रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि आप लोग बीएससी में या प्लस 1 प्लस 2 में, नहीं बीएससी में तो नहीं पढ़ के आए हो, बीएससी में जो मैं डिट्टो पढ़ा रही हूँ ना ये डिट्टो चीज वही है। बट प्लस 1 प्लस 2 में आप पढ़ के आए होंगे कि पी में आप ऐसे पढ़ के आए होंगे कि पी में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, होल्स एक्चुअली प्रेजेंट मैम, होते हैं। मैं पता क्या हम्म। पूछ रही हूँ, जैसे ना मैंने हम्म। फॉरेन राइटर की बुक पढ़ी है पोस्ट ग्रेजुएशन कौन में, सी? उसमें भी कौन ऐसे ही शो किया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। कौन से ऑथर की बुक पढ़ी है आपने? अभी मैं वो याद कर रही थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है। आ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो मैं नाम ही याद कर रही थी। मोहिंदर सिंह की बुक है। हाँ जी। मोहिंदर सिंह की बुक है। नहीं नहीं, मोहिंदर सिंह नहीं है मैम। यशचंद की बुक है। चलो जिसकी भी हो, बट अगर तो आप इंडियन ऑथर पढ़ के आए हो फिर तो हो सकता है सेम रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बट अगर आप फॉरेन ऑथर की पढ़ के आए हो फिर नहीं होगा। ठीक है। आपने जब आगे जाना है ना, चलो आप लोगों ने तो पीएचडी क्या ही करनी, पीएचडी के इंटरव्यूज में जाके ये चीजें फंसा लेते हैं बच्चों को। क्योंकि पॉजिटिव साइन यहाँ पे अगर आप प्लस 1 प्लस 2 वाला वही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि पॉजिटिव से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पी में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एन में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस रिप्रेजेंटेशन से तो यही क्लियर हो रहा है ना कि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, होल्स पॉजिटिव होते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। बट होल क्या है? बेसिकली होल एक एम्प्टी स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन आने के लिए कैपेबिलिटी, होल एक एम्प्टी स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, आ सकता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज उसने किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन जो ले लिया, ठीक है, नहीं। पॉजिटिव साइन इंडिकेट ही क्या करता है कि वो लेने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मैंने इस रिप्रेजेंटेशन की बजाय ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनाई, मैंने ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनाई है। मैंने बनाया है नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव। ये जो कंप्लीट है ना, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगर मैं पी टाइप में बात करती हूँ, ये नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया तो पूरे का पूरा एटम न्यूट्रल है। बट ये पॉजिटिव साइन ऊपर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लेने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। पॉजिटिव साइन है, जैसे आपने इधर पॉजिटिव बनाया ना, मैंने ऊपर पॉजिटिव बनाया है। ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि इसमें खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये एक एक्सेप्टर एटम है। ये एक्सेप्टर एटम है। एटम बोला है इसलिए न्यूट्रल है ये। जब ये ले लेगा किसी से तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव हट जाएगा, नेगेटिव, अब नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर। अब ये क्या बना? आयन बन गया। ठीक है। आयन कब बनते हैं? जब हम लोग किसी से चीज लेते हैं या किसी से देते हैं। ठीक है। तो आपने पूरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे रखनी है, पूरी की पूरी। अभी हुआ है क्लियर कि अभी भी नहीं हुआ? वो रिप्रेजेंटेशन चेंज करके आओगे तब जाके इन फ्यूचर आप लोगों को भी पढ़ाना है इन फ्यूचर जाके। बहुत तो पढ़ा भी रहे होंगे। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन के साथ जाना, क्योंकि इससे डिप्लीशन लेयर भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाती है। अच्छा, मैम मैं कहाँ पे थी? मैम अ, मैं कुछ ऐड कर सकता जी हूँ? जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, जो आपकी बात को ही रिपीट करूंगा एक्चुअली मैं। पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, दोनों न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज हम्म। नहीं होता। जो पी टाइप है उसमें होल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे मैम ने बताया। होल्स कोई चार्ज नहीं है, वो एक एम्प्टी स्पेस है। इट मींस दैट एटम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। हम्म। अगर एक न्यूट्रल एटम है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए हम नेगेटिव के ऊपर नॉट जब जैसे जीरो दिखा देते हैं, जब मैम ने जैसे हम्म। पॉजिटिव चार्ज दिखाया है।
इसका मतलब ये है कि अगर इस न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए पी को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव के ऊपर खाली स्पेस। और जो पी एन टाइप हैं वो भी न्यूट्रल एटम्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके मेजॉरिटी में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, तो न्यूट्रल एटम है उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए उस तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है पॉजिटिव के ऊपर हम डॉट डाल देते हैं, डॉट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन। और इसमें एटम मूव नहीं करते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल्स हैं। और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो जैसे हमने मैम ने पढ़ाया होगा, जब पी टाइप या एन टाइप जंक्शन पी एन को जोड़ते हैं तो पी एन जंक्शन बनता है, तो जंक्शन के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस एक फील्ड पैदा करता है, वो फील्ड एन टाइप से लेके पी टाइप में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने शुरू कर देता है। तो जैसे ही शिफ्टिंग शुरू होती है, क्योंकि एटम से एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया गया एन टाइप की तरफ से, और पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो एन टाइप की साइड पे पॉजिटिव आयंस इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। वो एटम वहीं पड़े पड़े थे, एटम नहीं मूव किए, ओनली मोबिल चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव किए हैं। तो जो जैसे शुरू शुरू में शिफ्टिंग शुरू होती है, लेकिन जैसे जब शिफ्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आयनिक चार्जेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं जंक्शन पे, जो कि ऑपोजिट साइड में फील्ड पैदा करते हैं, और धीरे थोड़े टाइम के बाद जो शिफ्ट है वो रुक जाती है। तो जो वो आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज आस्किंग क्वेश्चन, तो ऐसा था, अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया तो। मैंने ये तो मैंने एग्जैक्टली डिट्टो मैम, चीज आपको बताई है क्लास में। एग्जैक्टली मैम, आपने ऐसे ही हम्म। बताया थोड़ा। ठीक है, तो थैंक यू मैम। देखो यहाँ पे यस क्या मैम, है तो कि जो इन्होंने बोला ना, जैसे इलेक्ट्रॉन को मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है ऐसा ही सेम। वो आप प्लस 1 प्लस 2 की बुक्स में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन की नहीं। बिल्कुल चेंज हो जाती है रिप्रेजेंटेशन। अपना कोई भी, चाहे मॉडर्न है, कोई भी बुक उठा के देख लो, मैं बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं रिप्रेजेंटेशन। वो डिट्टो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, वैसी है। जैसे जैसे एडवांस होते जाओगे ना, रिप्रेजेंटेशन चेंज होती जाएगी, आप और अंदर एंटर करोगे उस चीज के, और डीपली जाके पढ़ोगे उसको। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखो, डिप हैवी डोपिंग करने से क्या होता है? हैवी डोपिंग करने से हमारे पास जो चार्जेस हैं इस जंक्शन के पास, जो चार्जेस हैं वो क्या है, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जितने आपके पास डोनर और रिसेप्टर आयन ज्यादा हो जाएंगे, रिसेप्टर एटम ज्यादा हो जाएंगे, उतने क्या होंगे, चार्जेस बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 6 थी, मान लो यहाँ पे 20 है ऑलरेडी। हैवी डोपिंग करने से ऑलरेडी, अभी मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की, कुछ अप्लाई नहीं किया, स्टार्टिंग में ही अनबाइज्ड अगर मैं इसको देखूं अभी, ठीक है, अभी मैंने बैटरी को ऑन नहीं किया है, तो अभी भी ये क्या पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पड़ी हुई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यही है, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 6 है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इसको मत रट लेना कि 6 है या फिर इसमें 20 है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल डायोड में मान लो 60, यहाँ पे कितनी है इनिशियली, हैवी डोपिंग करने से 20 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है हैवी डोपिंग करने से। अब क्या होता है, अब जैसे ही मैं इधर से रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज करती हूँ, रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज होती है, तो रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, और हमारे पास एटम्स को आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे रिवर्स बाइसिंग जैसे जैसे बढ़ती, क्योंकि देखो मैंने एक चीज बताई थी ना कि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर नहीं इंक्रीज होना है, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करती है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होते होते खत्म हो जाती है। तो अगर रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज्यादा थी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ गई। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह की एनर्जी ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह की एनर्जी ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगी, एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से जो डिप्लीशन लेयर में एटम आयंस प्रेजेंट थे, यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट थे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे। या फिर मैं इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, किसमें, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे डिप्लीशन लेयर में। तो डिप्लीशन लेयर में कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से एक्सेस ऑफ चार्जेस आपके पास निकल के आएंगे। बहुत सारे चार्जेस, फ्री चार्ज कैरियर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, वो निकल के आएंगे। इसकी वजह से ब्रेक डाउन होगा, और उस ब्रेक डाउन को हम लोग नाम दे देते हैं जीनर डायोड, जीनर ब्रेक डाउन। इसको हम लोग नाम दे देते हैं जीनर ब्रेक डाउन। रिपीट कर रही हूँ ये चीज कि मैंने ये क्या बोला है। जीनर में क्या होता है, जैसे जैसे आप रिवर्स बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप रिवर्स बाइसिंग बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो डिप्लीशन लेयर में क्या कर देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। उस वजह से हमारे पास बहुत सारे फ्री चार्जेस निकल के आएंगे। बहुत सारे फ्री चार्जेस की वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्रेक डाउन आएगा। उस ब्रेक डाउन को हमने नाम दे दिया है जीनर ब्रेक डाउन। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है इन दोनों में, इधर भी ब्रेक डाउन हो रहा है, इधर भी ब्रेक डाउन हो रहा है। बट जो नॉर्मल डायोड में ब्रेक डाउन होता है वो मान लो 8 वोल्ट पे जाके हो रहा है, बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको बहुत कम वोल्टेज की जरूरत पड़ी ब्रेक डाउन करवाने के लिए। ये मान लो 5 वोल्ट पे जाके, और एक्चुअल वोल्टेज है ये अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट पे ही ये क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट पे ही क्या कर जाना है, इसने ब्रेक डाउन कर जाना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं आपको, ऐसे बना था ग्राफ हमारा, रिवर्स बाइसिंग का हमारा ग्राफ ऐसे बना था। ये क्या है, 8 वोल्ट पे जाके हमारी एवालांच ब्रेकडाउन हो रही है, जो नॉर्मल डायोड में होती है। ठीक है, बट जीनर ने क्या किया, मैंने आपको एक चीज बोली थी ना कि जीनर इस 8 वोल्ट पे पहुंचने ही नहीं देगा सिस्टम को। वो क्या करेगा, पहले ही कट ऑफ कर देगा उसको। ठीक है, पहले ही क्या कर देगा, उसको कट करेगा। तो उसने 5 वोल्ट पे ही क्या ले आया, ब्रेक डाउन ले आया। 5 वोल्ट पे ही उसने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। सिस्टम आपका पहुंचेगा ही नहीं 8 वोल्ट पे। जैसे मैंने बताया था कि आपके घरों में ऑटो कट लगे होते हैं, सेम इसी वही चीज है कि उसने 8 वोल्ट पे सिस्टम को पहुंचने ही नहीं देना, पहले ही ऑफ कर देना है, पहले ही ब्रेक डाउन ले आएगा, पहले ही वो कट कर देगा सिस्टम को, ताकि आपका सिस्टम क्या हो जाए, डैमेज होने से बच जाए। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एवलांच ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, और जो जीनर ब्रेकडाउन है वो किसकी वजह से होता है, या फिर जीनर ब्रेकडाउन पहले आएगा या फिर एवलांच ब्रेकडाउन पहले आएगा। वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन किसकी वजह से होता है। अगर फिर भी किसी ने लिखने हैं ना, ये 3 पॉइंट्स लिख लो, जिसके बेस पे आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जीनर डायोड में क्या होता है, इसमें हैवी डोपिंग होती है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इन 2 चीजों से मोस्ट ऑफ द टाइम इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, आपके पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है कि एक आपके पास नॉर्मल डायोड्स है, एक तरफ आपके पास क्या है, जीनर डायोड्स है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इसमें नॉर्मल डोपिंग होती है, और इसमें क्या होती है, हैवी डोपिंग होती है। इसमें जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, जो बॉन्ड्स हैं, इसमें ना ऐसा लिख लो, जो इसमें बॉन्ड्स हैं ब्रेक होते हैं, वो किसकी वजह से ब्रेक होते हैं, आयनाइजेशन की वजह से। हमने देखा था ना, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, एटम्स को ज्यादा एनर्जी मिल रही है, वो कोलिजन की वजह से आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पे एवलांच आता है। यहाँ पे किसकी वजह से आता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं,
बॉन्ड ब्रेकिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई किसकी वजह से है? हैवी डोपिंग की वजह से है। थर्ड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये अप्रोक्सीमेटली 5-6 वोल्ट पे एवलांच होता है इसका। जो उल्टा लिख गई मैं, ये जीनर का है। जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट पे जाके होता है। पेपर में इस वोल्टेज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, स्टार बना के लिख लेना। एवलांच ब्रेकडाउन अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट पे जाके होता है। 7 to 8 वोल्ट लिख लो यहाँ पे। 7 to 8 वोल्ट पे जाके एवलांच ब्रेकडाउन होता है। और इधर हमारे पास क्या है? अप्रोक्सीमेट 5 to 6 वोल्ट पे क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ब्रेकडाउन पहले होता है, ठीक है। कौन सा ब्रेकडाउन होने के लिए उसको कम वोल्टेज चाहिए, तो वो जीनर ब्रेकडाउन को होने के लिए कम वोल्टेज चाहिए होती है। तो ऐसे हमारा जो जीनर डायोड है वो क्या करता है? कट करता है चीजों को, ठीक है। ऐसे आपका जो जीनर डायोड है वो क्या करेगा? कट करेगा चीजों को। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो? क्लियर है सबको कि नॉर्मल डायोड और इसमें क्या फर्क होता है? यस मैम, वो ना मैं बुक के बारे में बता रही थी ना, वो MS त्यागी की बुक थी। ये ऑथर है। अब उसके बाद इसी में एक जैसे हम लोगों ने सिंबल बनाया था, सिंबल ऑफ नॉर्मल डायोड की अगर मैं बात करती हूँ, नॉर्मल डायोड का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। ये पी होता है, ये एन होता है। अब हमने अगर सिंबल बनाना है जीनर डायोड का, अगर हमने सिंबल बनाना है जीनर डायोड का, तो कैसे बनेगा? इसमें देखो है तो इसमें भी पीएन जंक्शन ही, ठीक है, बट इसमें हैवी डोपिंग है तो उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो जेड का सिंबल बनाया ना, ये पी है, ये एन है। ये सिंबल आपको क्या बता रहा है? कि ये जीनर डायोड है, ठीक है। अगर ऐसा सीधा है तो ये नॉर्मल डायोड है, मतलब नॉर्मल डोपिंग कर रखी है। और ये सिंबल आपको क्या बता रहा है? कि इसमें हैवी डोपिंग कर रखी है। इसमें क्या कर रखी है? हैवी डोपिंग कर रखी है। तो यहाँ पे सिंबल बता दिया आपको जिसमें से आ सकता है। और आपके पास कौन सी चीज है? सर्किट सिंबल। जीनर डायोड को लगाते कैसे हैं हम लोग? उसके बाद अच्छा, एक ना इसमें सिंबल बताने से पहले एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। और पॉइंट क्या है? जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं, नॉर्मल डायोड्स क्या होते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं आपके पास, ये क्या होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो जीनर डायोड होते हैं वो होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कि जो रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है?
कि जैसे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सिस्टम की रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपके सिस्टम में बढ़ती है। तो नॉर्मल डायोड में ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। और अगर मैं जीनर डायोड की बात करती हूँ, वो नेगेटिव है, उल्टा कर दो। इधर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कौन सा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नॉर्मल डायोड्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं और जो जीनर डायोड्स होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे बनेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि ये हमारी इनपुट सप्लाई है, ये इनपुट सप्लाई है और इन बिटवीन हमने लगाना है जीनर डायोड। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट, लाइक एसी वगैरह जो हमने लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अब हम लोग इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक, ये इतनी चीज तो हम लोगों ने देखी है, अब हम लोग इसको सर्किट में बनाते हैं, कैसे बनेगा। सर्किट में अगर बनाते हैं, ये हमने दी है इनपुट सप्लाई। ठीक है, इसको हम लोग इनपुट सप्लाई बोल लेते हैं, वी आई। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई है मैंने, क्योंकि इनपुट के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच होगी, इसको मैं आर एस का नाम दे देती हूँ, चाहे आर आई लिख लो, चाहे इसको आर आई का नाम ले लो। और यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे हमने लेनी है आउटपुट, यहाँ पे हमने क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है। लोड लगा हुआ है, ठीक है, लोड के क्रॉस हमने क्या लेनी है, आउटपुट। ये लोड मतलब एसी लगा हुआ है आपके घर पे। ठीक है, हो गया सेम कि ये हमारी इनपुट सप्लाई हो गई और ये हमारी आउटपुट है। इन बिटवीन हमने क्या लगा दिया, जीनर लगा दिया। ठीक है, हमने एसी और इनपुट सप्लाई के बीच में क्या लगा दिया है, स्टेबलाइजर लगा दिया। वो स्टेबलाइजर क्या है, जीनर डायोड है, तो हमने ये कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ जैसे क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, मान लो इनपुट सप्लाई से करंट आ रहा है, वो आ रहा है आई आई। ठीक है, इनपुट सप्लाई से जो करंट है वो क्या आ रहा है, आई आई आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पार्टीशन है, मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड होना है, सिस्टम में जंक्शन आया है, क्योंकि आगे दो रास्ते बन गए करंट को जाने के लिए, तो कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा, कुछ इधर की तरफ चला जाएगा। नीचे क्या है, जीनर डायोड है ना, तो उसको मैं नाम दे देती हूँ आई जेड का, और जो इधर जा रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं आई एल का, कि जो लोड के क्रॉस जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, जो आई आई करंट है वो किसके इक्वल है, आई जेड प्लस आई एल के इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है, आई एल के, क्योंकि सोर्स से हमारा, इस वी आई से हमारा करंट आया आई आई। ठीक है, वो डिवाइड हो गया, वो डिवाइड किस में हो गया, आई एल और आई जेड में, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, कि मान लो इनपुट से आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो जो आई जेड है वो क्या होगा और आई एल है वो क्या होगा। अब ये देखने वाली चीज है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस पेज को ना मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये कल बताया था मैंने आपको चीज, रिपीट कर रही हूँ। ये इनपुट सप्लाई है, ये इनपुट सप्लाई है, और ये है हमारा जीनर डायोड, मतलब कि रेगुलेटर लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, रेगुलेटर लगा हुआ है, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा है, और ये है एसी। ठीक है, अब मान लो जो आपका एसी है वो 100 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है,
100 वोल्ट पे, मैक्स टू मैक्स 100 वोल्ट। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको 200 बोल देते हैं, मिनिमम ये मान लो 120 तक काम करता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, जो एसी है वो किस वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है, 120 से ऊपर रहनी चाहिए, और 200 से ऊपर नहीं, 200 से लेस रहनी चाहिए वोल्टेज, ठीक है। तो एसी हमारा 120 से नीचे भी काम नहीं करेगा और 200 से ऊपर भी काम नहीं करने वाला है। तो ये रेंज है एसी की, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। मान लो आपके पास बाहर से वोल्टेज की सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 200 आगे जाने देगा, क्योंकि 200 मैक्स टू मैक्स हम लोग आगे भेज सकते हैं। तो अपने अंदर 20 फ्लो करवाएगा, अपने अंदर 20 फ्लो करवाएगा। मान लो बाहर से आ गई 240, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज इधर इनपुट में है, तो उतना ज्यादा उसको अपने अंदर फ्लो करवाना पड़ेगा, और इधर 200 ही दिया। मान लो यहाँ पे 260 आ गई, तो अपने अंदर इसको 60 फ्लो करवानी पड़ेगी, और इसने आगे कांस्टेंट वैल्यू ही भेजनी है। तो जितनी इनपुट में ज्यादा वोल्टेज आ रही है, उतनी आई जेड के अक्रॉस भी मैक्सिमम करंट जाएगा अपने अंदर, बाकी का करंट अपने अंदर फ्लो करवाएगा, तो उतनी ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट लिख सकती हूँ कि अगर आपका इनपुट वाला करंट मैक्सिमम है, तो जो आई जेड है वो भी मैक्सिमम रहेगा। अगर ये मैक्सिमम है और ये तो मिनिमम वैल्यू इतनी ही जानी चाहिए, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकती, तो आई एल को मैंने क्या लिखा है, मिनिमम। तो जितना ज्यादा ये मिनिमम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हमारी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उतना ही ये मैक्सिमम रहेगा आई जेड, उतना ज्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, और ये आई एल हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। अब उल्टा करती हूँ मैं थोड़ा सा, कि मान लो अगर आपको इनपुट से आ रही है 180 वोल्ट, ठीक है, इनपुट से आ रही है 180 वोल्ट, तो अगर 180 वोल्ट आ रही है तो 180 तो चल जाएगी, तो ये इसको अपने आप को ऑन ही नहीं करेगा, तो ये 180 की 180 अपने अंदर भेज देगा। तो 170 आई पूरी की पूरी इसके अंदर भेज देगा, 160 आई पूरी की पूरी इधर भेज देगा, ठीक है। तो जितनी कम वोल्टेज आ रही है उतना उसमें मिनिमम वैल्यू फ्लो हो रही है, ठीक है। उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे पहले 260 थी तो इसमें 60 फ्लो हुआ, 240 हो गई, कम हो गई तो 40 फ्लो हुआ, फिर 220 थी फिर 20 फ्लो हुआ। तो जैसे जैसे आपकी वोल्टेज कम हो रही है ना, अगर वी आई आपका मिनिमम आ रहा है, तो वो मिनिमम ही आपको आगे भेजना पड़ेगा। जीनर डायोड ऑन ही नहीं होगा, अपने अंदर कुछ फ्लो ही नहीं करवाएगा। तो अगर आई आई ठीक है, आपका इनपुट में जो करंट है वो मिनिमम आ रहा है, तो जो आई जेड है वो भी मिनिमम होगा आपका। अगर ये मिनिमम है तो आई जेड भी आपका मिनिमम होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो पूरी की पूरी इधर भेजनी पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू ही आगे ट्रांसफर हो रही है ना, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है, मैक्स लिखा है, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या लिखा है, मैक्स लिखा है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है कि नहीं? हाँ जी, बता दो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिख सकती हूँ कि अगर इनपुट में करंट मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है, तो आई जेड भी मैक्सिमम होगा, और ये आपका क्या रहेगा, मिनिमम। और अगर आपका ये मिनिमम है, तो ये आई जेड भी आपका मिनिमम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, मान लो कि जो आई आई है, वो हमने यही लिखा था ना कि जो आई आई है वो आई जेड प्लस आई एल के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैंने इनपुट करंट को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना हो, तो जो ओम्स लॉ था वो क्या बोलता है, जो ओम्स लॉ है वो क्या बोलता है, ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, मान लो आपका जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आ रहा है वो V1 वोल्ट से V2 वोल्टेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि आपका करंट जा रहा है आई किसी रेजिस्टेंस R के थ्रू वोल्टेज V1 से V2 की तरफ। तो अगर आपने करंट देखना हो, करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस,
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। आपने ये लिखना होता है कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। करंट जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट ऑलवेज कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो हायर वैल्यू, क्योंकि वो V1 से चला है, मतलब हायर वैल्यू तो V1 ही होगी ना। तो मैंने डिफरेंस लिखा है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय हो जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो जब भी आपने करंट देखना हो तो करंट ऐसे देखा जाता है। ये हमें ओम्स लॉ ने बताया था कि करंट किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मैं सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो आई करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, आई करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, मान लो इस जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VZ है। इस जीनर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VZ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं VZ मान रही हूँ। VZ क्यों मान रही हूँ, ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आपका जीनर डायोड और ये लोड है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए कि अगर मान लो ऐसे कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। वैसे मेरे को एक चीज बताएगा कोई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज। सीरीज में लिख लो, सीरीज में करंट सेम होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी, अगर सब में करंट सेम मिल रहा है ना आपको, तब उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट सेम होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, या फिर करंट क्या होता है, सेम नहीं होता है, करंट नॉट सेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ एक और वे से। जहां पे मान लो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली डायग्राम को देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली डायग्राम है। अब इसको मेरे को कैसे पता चला कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये मेरे को ऐसे पता चला, यहाँ से करंट आया आई, क्या यहाँ से करंट आया आई, ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जंक्शन है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और थोड़ा सा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जब भी करंट डिवाइड होता है तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी कभी करंट डिवाइड हो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आप करंट को फ्लो करवाओगे, करंट जितना था उतना ही आगे पास होगा। तो करंट आपका दोनों तरफ सेम रहा। तो जब भी करंट सेम होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि करंट डिवाइड नहीं होता है, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज कि जब भी करंट डिवाइड होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जब भी करंट सेम होता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्योंकि करंट हुआ है डिवाइड, देखो आई से करंट डिवाइड होके कुछ आई जेड के क्रॉस चला गया, कुछ आई एल के क्रॉस चला गया, ऐसे गया है ना आपका। यहाँ से आई आई आया, कुछ चला गया नीचे और कुछ चला गया इधर। इसका मतलब ये दोनों क्या लगे हैं, ये मतलब दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। जो जीनर डायोड एंड लोड, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। जितनी इस जीनर के क्रॉस होगी उतनी ही इस आरएल के क्रॉस आपको मिलने वाली है। तभी चाहे आप आरएल के क्रॉस निकालो वो भी VZ मिलेगी, चाहे आप जीनर के क्रॉस निकालो VZ। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कितनी मिलने वाली है, VZ मिलने वाली है। ठीक है, और जो ये नीचे है ये हमने क्या रखा है, ग्राउंड रखा हुआ है।
ये हमने क्या रखा हुआ है, ग्राउंड। हर एक चीज अपने घरों में जो भी आपकी फिटिंग वगैरह हुई है ना इलेक्ट्रिसिटी की, उसको एक एंड को हम लोग अर्थ मान के चलते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, हम लोग एक वायर अर्थ वाली अटैच करते हैं। पूरे घर के जब भी कनेक्शन किए जाते हैं तब हम लोग एक वायर को अर्थ की वायर बोल देते हैं, अगर आपने किसी ने भी सुना होगा, ठीक है। वो अर्थ की वायर कौन सी होती है, जीरो कनेक्शन, जीरो वोल्टेज वाली, ठीक है। तो जो हमने नीचे है वो ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड का मतलब क्या है, ग्राउंड का मतलब है जहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बना देती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो गई है। ऐसे बना है हमारा, ये इनपुट सप्लाई है, ये हमारे पास लोड है आर एल, इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है, इसके क्रॉस वी जेड है, ये हमारा आर आई है, ठीक है। और यहाँ से करंट गया आई आई, और नीचे चला जाएगा आई जेड, और इधर चला गया था आई एल, ठीक है। हमने क्या बोला है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, वी जेड, ठीक है। और हमने क्या बोला है कि जो आई आई है वो डिवाइड हो जाता है आई एल और आई जेड में, यही बोला है। अब देखो, आई आई को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना हो, तो आई आई हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनपुट सप्लाई से कहाँ तक आ रहा है, वी जेड तक आ रहा है, ठीक है। इनपुट सप्लाई से वी जेड तक आ रहा है, और बीच में रेजिस्टेंस कौन सी है, आर आई है। तो जो हमारा आई आई करंट है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, वी आई माइनस वी जेड, ऊपर लिखा हो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आई माइनस वी जेड बाय आर आई। मेरे को ये बता दो कि जो मैंने ये लिखा है ये क्लियर है सबको कि कैसे लिखा है। मैम रिपीट कर दो इसको एक बार। करंट, जो आई आई करंट है, पहले मेरे को ये बताओ कि आई आई करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। बोलो, आई आई करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनपुट करंट। मैम डिवाइड हो रहा है ये पहले, जीना डायोड में भी जा रहा है और लोड रेजिस्टेंस की साइड भी जा रहा है, दो जगह। मैं तो आगे पहुंची नहीं, रुक जाओ ना इस पे आप। आई आई करंट वी आई से स्टार्ट होके कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है ये आई आई करंट आपका। ओके ओके। वी आई से वी जेड तक गया, उसके बाद तो वो लोड के क्रॉस देखेंगे ना करंट, या फिर जीनर के क्रॉस देखेंगे। तो जो आई आई करंट है वो वी आई से आपका, वी आई से कहाँ तक गया है, वी जेड तक, और बीच में क्या थी, रेजिस्टेंस आर आई। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था, अगर आपने करंट देखना हो, करंट क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस। वही चीज मैंने लिखी है, वही चीज मैंने लिखी है। और यहाँ पे आई एल अगर आपने निकालना हो, आई एल निकालना हो, तो आई एल करंट बोल बताएगा कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, आई एल करंट। V2 minus आई V एल, naught. दोबारा Sorry, बताना। VZ. VZ minus P naught. वी नॉट तो इसके क्रॉस है, आई जेड देखो, वी जेड आई एल करंट वी जेड से नीचे ग्राउंड तक जा रहा है, ये ग्राउंड ही है ना, ऐसे ही जाएगा पास होके Okay. आई हाँ एल जी हाँ करंट जी. आपका। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आई एल आपका जा रहा है वी जेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, आर एल। आई जेड को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि आई जेड को लिख नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो लगी नहीं हुई जहां पे मैं ओम्स लॉ लगा दूं। तो आई जेड को मैंने आई जेड ही लिखा, ठीक है। आई जेड को मैंने आई जेड ही लिखा। तो चाहे आप वी जेड लिख लो, क्योंकि यहाँ से दोनों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो वी जेड आपका वी नॉट के इक्वल है, वी जेड आपका वी नॉट के इक्वल है। चाहे आप इस इक्वेशन को वी आई माइनस वी नॉट बाय आर आई लिख लो, वी नॉट बाय आर एल प्लस आई जेड लिख लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों इक्वल है, दोनों ही आपके क्या है, इक्वल है।
मैम हाँ जी। मैम आप बोल रहे हो कि वी जेड और वी नॉट इक्वल है, तो दोनों फिर इनपुट जो आउटपुट है वो हम उसके क्रॉस ले सकते हैं वी जेड के। ले सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन रखा ही इसलिए गया है कांस्टेंट को फ्लो कराने के लिए। फिर मैम हमने आर एल क्यों लगाया है? आरएल लोड होता है। एक्चुअली दिक्कत पता क्या है, इस पे ना न्यूमेरिकल्स नहीं है जीनर डायोड में। अगर आपके सिलेबस में ना बहुत ये हम लोग एमएससी का टॉपिक एमएससी में करवाते हैं, मतलब नेट वगैरह में आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं, उस पॉइंट पे ना हम लोग समझाते हैं ये सारी चीजें कि लोड वगैरह कैसे है। ये हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि अगर वो मैंने इसके बाद आपको समझाया तो वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो उतनी डिटेलिंग आपके पेपर में आनी नहीं है। न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, वो नेट के पेपर में आते हैं, जहाँ लेक्चरर के पेपर में। इसलिए जस्ट ये कनेक्शन ही समझना है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये तो पता है ना कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जहां पे हमने एसी कनेक्ट किया है ये लोड हम उसी के क्रॉस रखते हैं, तो इनके बीच में जीनर डायोड लगा होता है। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि जीनर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, और तो वीजेड और वी नॉट क्या होंगे आपके सेम होंगे। ठीक है, वीजेड और वी नॉट क्या होंगे आपके सेम होंगे। सिर्फ इतनी चीज आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जीनर डायोड की आपके नोट्स में ही एक मैंने असाइनमेंट अटैच की हुई है, इसको आप पढ़ लेना, मतलब एक बार अटेम्प्ट कर लेना। इसके सॉल्यूशंस भी बनाए हुए हैं ऑलरेडी लास्ट बैच के प्रॉपर। वो मैं अभी नहीं डालूंगी, वो डालूंगी मैं एक दो दिन बाद, संडे तक डाल दूंगी। इसके सॉल्यूशंस भी अटैच कर दूंगी आपके कोर्स में मैं, अगर किसी ने सॉल्यूशन देखने हो, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आए। अच्छा, इसमें ना आपके असाइनमेंट्स में एक क्वेश्चन घूमा होगा, अगर आपने असाइनमेंट की है, कि जो डायोड्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जो डायोड्स होते हैं आपके वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। किए किसी ने असाइनमेंट वैसे कौन सी असाइनमेंट्स मैम? सेमीकंडक्टर की? सेमीकंडक्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, नोट्स के साथ ही कल आपके ग्रुप्स में भेजी थी मैंने। किसी ने भी नहीं किया असाइनमेंट? अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का। आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो संडे तक जो भी असाइनमेंट्स मिल रही हैं उनको कंप्लीट करो। अच्छा, अब देखो, जो डायोड होते हैं, एक क्वेश्चन रिपीटेडली घूमेगा जब आप असाइनमेंट करोगे। जो डायोड्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज, जो डायोड्स होते हैं वो होते हैं बाइपोलर। तो इन दोनों का क्या मतलब है? ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब, यूनि का मतलब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डायोड में ऐसा सिंबल बना होता है, ठीक है, कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तभी करंट फ्लो होगा, रिवर्स बाइसिंग में ये करंट फ्लो नहीं करवाता है। मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, वो कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वो कब होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो डायोड्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जा सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, वो भी कब? फॉरवर्ड बाइसिंग में। और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है।
ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होगा, तो उल्टी डायरेक्शन में जाने के तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, वो उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ही नहीं है। तो जो डायोड्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अब बाइपोलर का मतलब क्या है? बाइपोलर है, या एक वर्ड होता है यूनिपोलर या फिर बाइपोलर। इनका क्या मतलब होता है? यूनिपोलर का मतलब कि आपका सिस्टम एक तरह के चार्ज कैरियर से बना होता है, कि या तो वो इलेक्ट्रॉन से बना होगा या फिर होल से बना होगा। बाइपोलर का मतलब है कि एक ही टाइम पे आपका जो सिस्टम है वो होल से भी बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन से भी बना हुआ, हर सेम चीज है। अगर हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, तो हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है एक ही टाइम पे। तो ये हमारा डिवाइस क्या है? डायोड बाइपोलर डिवाइस है। पेपर में आम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस हैं ये, क्या कि जो डायोड होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और ये क्या होते हैं? बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर का मतलब क्या है? कि दो तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, आगे जाके हम लोग लाइक एफईटी पढ़ेंगे। एफईटी यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। यूनिपोलर मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आगे जाके स्टडी उसकी चलती चली जाएगी। ठीक है, आगे जाके वो चलेंगे। तो ये था हमारा जीनर डायोड का लेक्चर। अब इसमें आज इसमें अभी तक जितना भी पढ़ाया है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लिपर क्लम्पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लिपर एंड क्लैम्पर। क्लिपर का मतलब क्या है? क्लिप करना। ठीक है, क्लिप। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले डायोड पढ़ा, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हुए जा रहे हैं। कल हमने रेक्टिफायर पढ़ा था। ठीक है, डायोड की फर्स्ट एप्लीकेशन। आज हमने जीनर डायोड किया, वो भी डायोड की ही एप्लीकेशन है। और थर्ड आ जाती है हमारे पास क्लिपर क्लैम्पर्स। क्लिपर का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल जाता है, क्लिप करना। किसी भी अनवांटेड सिग्नल को, ठीक है, अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना। अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लिपर्स यूज करते हैं, उसके लिए क्लिपर्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई वीडियो शूट करनी है, ठीक है, पीछे से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, तो हम लोग कई बार ऐसे माइक यूज कर लेते हैं कि उसमें क्या हो, जो अनवांटेड नॉइस आ रही है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो उसमें क्या लगे होते हैं? क्लिपर्स लगे होते हैं, जो जितनी भी अनवांटेड नॉइस है उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिपर। तो क्लिपर भी हमारा किससे बना होता है? डायोड से बना होता है। और जो क्लैम्पर है ये शिफ्ट करने का काम करता है, शिफ्ट दी डीसी लेवल, शिफ्ट करने का काम करता है डीसी लेवल को। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि ये कैसे कैसे शिफ्ट करता है। ठीक है, ये कैसे कैसे शिफ्ट करता है। बट जो क्लिपर है उसमें आगे टाइप्स आ जाती हैं। चाहे क्लैम्पर है, एक हमने दो तरह से कनेक्शन लगाने हैं। एक सीरीज में कनेक्शन लगाने हैं, सीरीज क्लिपर होता है। एक पैरेलल क्लिपर होता है। ठीक है, और सीरीज में फिर से आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक पॉजिटिव सीरीज क्लिपर हो जाएगा, पॉजिटिव क्लिपर। एक हो जाता है नेगेटिव क्लिपर, एक हो जाएगा नेगेटिव क्लिपर। और ऐसे ही पैरेलल में भी दो बन जाते हैं, एक पॉजिटिव क्लिपर और एक नेगेटिव क्लिपर। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो, एक तो क्लियर कट है ना कि क्लिपर है, क्लिप करना है, किसी पार्ट को कट करना है इसने। तो पॉजिटिव क्लिपर का मतलब ये पॉजिटिव पार्ट को कट कर देगा। नेगेटिव क्लिपर का क्या मतलब है? कि इसने नेगेटिव पार्ट को क्या कर देना है?
कट कर देना है, ठीक है, इसने नेगेटिव पार्ट को कट कर देना है। मैं एक थोड़ा सा बताती जाऊंगी ताकि कल तक आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं कि कैसे क्लिप होना है इसने, ठीक है, कैसे क्लिप होना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो ये आपका डायोड लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई है, ये बनाया है, इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है, इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है। ये हमारा डायोड है, ये हमारा लोड आरएल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इनपुट आ रही है और जो इनपुट है वो ऐसी आ रही है, ऐसा साइकिल बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इनपुट थी, ये हमारी आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट के बीच में मैंने क्या लगा दिया है, एक डायोड लगा दिया है। तो इस लगाने से क्या होगा, इसको लगाने से क्या होगा, ये सेम एज इट इज जैसे हमने हाफ वेव किया था ना, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिखेगा आपको, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे अब देखो कि क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में मैंने एक डायोड लगाया है। डायोड लगाने से होगा क्या, इनपुट में एक पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, एक नेगेटिव साइकिल। तो मान लो जब मैंने पॉजिटिव साइकिल दिया तो ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। मेरे को कोई बताएगा कि डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग है डायोड की, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा या नेगेटिव बाइस्ड? फॉरवर्ड। Forward by. क्योंकि पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट हुआ है और नेगेटिव एन के साथ, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस है। तो फॉरवर्ड बाइस में ये एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। पहली चीज तो माइंड में इतनी चीज बैठाओ कि फॉरवर्ड बाइस में जो सिस्टम है वो एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब मैं डायोड की जगह पे रिप्लेस करके क्या लगा देती हूँ, एक शॉर्ट वायर, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में वो एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ओपन सर्किट का मतलब डायोड की जगह पे हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। ये सब सब काम आपका सिर्फ इन दो पॉइंट्स के ऊपर है, पूरे के पूरे क्लिपर क्लैंपर आपके इन दो पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो फॉरवर्ड बाइस है तो वो एक शॉर्ट वायर की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं ऐसे बन जाएगी, ये आपकी इनपुट है, यहाँ से हमने क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है, यहाँ से हमने क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है आरएल के क्रॉस। मैंने डायोड की जगह पे शॉर्ट वायर लगा दी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जितना आप इनपुट भेजोगे सारा का सारा इस आरएल के क्रॉस फ्लो हो जाएगा, ठीक है। जितना आप इनपुट भेजोगे उतना सारा का सारा इस आरएल के क्रॉस क्या है, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। जितना आप आउटपुट दोगे उतना ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो वी आउटपुट किसके इक्वल होगा, वी आई के इक्वल होगा, ठीक है। वी आउटपुट आपका वी आई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा, पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव साइकिल की, अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होने वाला है, नेगेटिव साइकिल में जब आप नेगेटिव साइकिल दोगे, नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, नीचे नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, उल्टे हो जाएंगे ना कनेक्शन, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब डायोड क्या होगा, नेगेटिव के साथ पी कनेक्ट किया है, पॉजिटिव के साथ एन, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। और रिवर्स बाइस में ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो अगर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, ऐसे बना सकती हूँ मैं डायग्राम, यहाँ से इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ऐसे बनाइए डायग्राम देखो।
मैंने डायोड की जगह पे क्या कर दिया है, ओपन, क्योंकि रिवर्स बायसिंग की बात हो रही है। तो आपका इनपुट आगे जाएगा ही नहीं, आपका इनपुट आगे जाएगा ही नहीं। अगर आपका इनपुट आगे जाएगा ही नहीं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो। आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, जीरो वोल्टेज। आउटपुट में क्या मिलेगी आपको, जीरो वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या देखने में लग रहा है, ये किसने क्या किया, नेगेटिव पार्ट को कट कर दिया। इसने नेगेटिव पार्ट को कट कर दिया, इसलिए इसका मैं नाम रख देती हूँ नेगेटिव क्लिपर। कभी भी आपको नहीं चाहिए हो अगर, ठीक है, नेगेटिव पार्ट, तो वहां पे आप क्या लगा दो, नेगेटिव क्लिपर लगा दो। ठीक है, वहां पे आप क्या लगा दो, नेगेटिव क्लिपर अटैच कर दो। वहां पे आप नेगेटिव क्लिप पर क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है या फिर नहीं, ये पॉजिटिव क्लिप पर कैसे काम करता है, नेगेटिव क्लिप पर, सॉरी। किसी को इस चीज में डाउट हो? अच्छा, अगर हमने नेगेटिव क्लिप पर बनाना, नेगेटिव क्लिप पर तो बना लिया ना, अगर हमने पॉजिटिव क्लिप पर बनाना है, मैंने कुछ नहीं करना, डायोड को उल्टा कर देना है। मैंने क्या करना है, डायोड को उल्टा कर देना है। आप इस चीज को, आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, ये आपके लिए आज का होमवर्क छोड़ रही हूँ। डायग्राम बना रही हूँ मैं। ऐसे लगाया मैंने डायोड, यहाँ पे इनपुट सप्लाई है, इसके क्रॉस हमने लेनी है आउटपुट, आरएल के क्रॉस। ठीक है, ये हमारी इनपुट सप्लाई है। इनपुट आपकी है ऐसे, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। आपने आउटपुट बना के भेजनी है ग्रुप में आज, आपने आउटपुट बना के भेजनी है। और ये भी बताना है कि ये कौन सा क्लिपर बनेगा, नेगेटिव क्लिपर है या पॉजिटिव क्लिपर है, जो मैंने डायग्राम बनाई है। ये आज होमवर्क है आपका। मैम डन, और भी कुछ वर्क करवाना है या बस सब नहीं, कल बस करेंगे? बाकी ओके, कल करेंगे।